अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग देखने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन टेस्ट पेपर में जो केस लॉस दिया गया है उस केस लॉस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपके मई 2016 और नवंबर 2016 एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो जाता है। इन केस लॉस को बताते वक्त मैं आपको कुछ जानकारियां दे देना चाहूँ। यहाँ पर केस लॉस में हम लोग साइटेशंस को भी याद रखेंगे और साथ में मैं इस केस लॉस को बड़ी ही फास्ट ट्रैक मोड में आपको बताऊंगा, इसलिए आपको जहाँ पर भी डाउट लगे बैक करके आप सुन लोगे। और तीसरी बात कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। और चौथी बात, जैसे ही मैं किसी केस लॉस को खत्म करता हूं आप उसके बाद खुद से एक बार जरूर से रीड करोगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। इशू अंडर कंसिडरेशन कि आखिर क्वेश्चन क्या था, केस क्यों हुआ आखिर, और दूसरा किस किस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपना पहला केस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जापान एयरलाइंस का केस। हमारा सबसे पहला केस है जापान एयरलाइंस का केस और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंगापुर एयरलाइंस का केस। ये सारा का सारा मामला था लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज पर। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज क्या होता है? एयरलाइंस कंपनी से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक चार्ज कलेक्ट करती है उसके बदले में फैसिलिटीज देती है उनको लैंड करने का और पार्क करने का। इसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज देती है। तो एयरलाइंस कंपनी जो चार्ज करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, क्या वो चार्ज जो होगा वो रेंट के नेचर का है? और अगर रेंट के नेचर का है तो ऑब्वियसली कि उस पर टीडीएस कटेगा सेक्शन 194I के तहत। तो हम लोग यहाँ पर इन केसेस को ध्यान से देखते हैं। जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड ये आपके मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इसके साथ साथ आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एक और जजमेंट याद रखना है, यूनाइटेड एयरलाइंस का केस, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जापान की मान लो एक लड़की है और सिंगापुर का लड़का है, दोनों कहाँ पर गए, दोनों कहाँ पर मिले? तो यूनाइटेड स्टेट में मिले। कैसे गए थे यूनाइटेड स्टेट? तो हवाई जहाज से गए थे, जाहिर सी बात है। तो एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस करके आपको याद रखना है। और जब ये जापान का लड़का और सिंगापुर की लड़की ये लोग कहाँ पर मिले? यूनाइटेड स्टेट में मिले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों के बीच में क्या हुआ होगा अच्छे तरीके से आप जानते ही हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इन लोगों ने फिर सोची शादी कर लेते हैं। तो हिंदी मूवी में ये कहानी अक्सर होती है, इसकी वजह से ये सोचा कि यहाँ पर इस कहानी को हमारा अच्छा सबसे ज्यादा तब रहेगा जब हम इंडिया चले जाएं। तो इंडिया में पहले वो लोग मद्रास में गए और साउथ इंडियन स्टाइल में शादी की। उसके बाद फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब उन्होंने जो अपने हिंदुस्तानी स्टाइल से, नॉर्थ इंडियन स्टाइल से उन्होंने शादी करने वो गए, तो उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, 2015 की कहानी है, यानी कि 2015 का आपका केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो भी लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज होता है उसको रेंट नहीं माना जा सकता है 194I में टीडीएस काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एयरलाइंस कंपनी को लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज बोलकर तो चार्ज लिया जाता है, लेकिन वहां पर केवल उसको लैंड करने की और पार्क करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, उसके अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज का लिस्ट बताया। किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कई सारी फैसिलिटीज उनको दी जाती है, इसीलिए केवल रेंट करके क्लासिफाई करना यहाँ पर उचित नहीं है। आपकी सिलेक्टेड केसेस की किताब में जापान एयरलाइंस का जो केस दिया गया है, जापान एयरलाइंस कंपनी का, दिल्ली हाई कोर्ट का और यूनाइटेड एयरलाइंस का, इन लोगों ने बोला था कि रेंट होगा और अकॉर्डिंगली टीडीएस काटा जाएगा। इन लोगों ने बोला था कि भले ही किसी नाम से पुकारा जाए, लेकिन 194I के लिए रेंट का जो डिफिनेशन होता है वो काफी ब्रॉड लिया जाएगा। और क्योंकि रेंट का डिफिनेशन काफी ब्रॉड लिया जाएगा, इसकी वजह से रेंट बोलकर यहाँ पर टीडीएस काटना जरूरी है। लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस ने जो लिमिटेड था, सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड, इसके पास दिमाग बहुत ज्यादा था, साउथ इंडियन के पास बहुत दिमाग होता है। तो आपको पता है मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 194I के तहत आपको यहाँ पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल रेंट जो है वो चार्ज नहीं किया जाता है, मतलब केवल जो है कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को गौर किया कि कभी भी किसी चीज को जब रेंट पे देते हैं तो प्रॉपर्ली कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट होता है और सिस्टमैटिक यूज ऑफ लैंड के लिए वहां पर क्राइटेरिया बताया गया रहता है प्रीमाइस को या लैंड को यूज करने के लिए। तो सिंगापुर एयरलाइंस ने यही बेस लेते हुए कहा था कि 194I में लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज को रेंट बोलकर टीडीएस नहीं काटा जा सकता है। तो
सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का जो केस था उसको अपहेल्ड करते हुए और जापान एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड यूनाइटेड एयरलाइंस का केस जो था दिल्ली हाई कोर्ट का उसको ओवररूल करते हुए जजमेंट दिया। और जजमेंट में साफ साफ किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर 194I के तहत लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज को रेंट बोलकर आप टीडीएस नहीं काट सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस की, मेघालय स्टील्स लिमिटेड शिवदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसके साथ साथ आपको एक और केस याद रखना है जो कि आपकी सिलेक्टेड केस की किताब में दिया गया है और यहां पर ये केस ओवररूल हो गया। ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है दीपक कुमार गर्ग। ठीक है, तो ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर शिवदेव सिंह है, तो यानी कि शिवदेव सिंह एक सन ऑफ सरदार था। शिवदेव सिंह कौन था? सन ऑफ सरदार था। उसकी वाइफ थी सोनाक्षी और सोनाक्षी का भाई एमपी में रहता था, उसका नाम था दीपक कुमार गर्ग। जो सोनाक्षी का भाई था वो कहाँ रहता था? एमपी में रहता था। दीपक कुमार गर्ग उसका नाम था। ये जो शिवदेव सिंह था वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के मंदिर का दर्शन करने के लिए वो मेघालय जाना चाहता था, लेकिन बीच में हर बार जब भी वो घर से निकलता था ये सोनाक्षी छींक देती थी और छींकने की वजह से इसको लगता था कि ये अशुभ कुछ है, इसकी वजह से वो नहीं जाता था, मेघालय नहीं जाता था। ठीक है, तो क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि सोनाक्षी छींक देती थी। जब जब ये छींका करती थी तब तब इसका मन करता था कि स्टील के रड से सोनाक्षी का सर फोड़ दे, इसकी वजह से ये नहीं जा पाता था। तो फाइनली इसने फैसला ले लिया कि अब मैं कभी मेघालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, शिवजी के दर्शन करने के लिए मेघालय ना जाके अपने मोहल्ले के मंदिर में ही ये पूजा किया करता था। एक दिन सलमान खान का काम धाम नहीं चल रहा था तो वो इसके पास पहुंचा। ये कौन था? शिवदेव सिंह, जो पंजाब में रहता था, वो सलमान खान का दोस्त था। तो सलमान खान बोला यार बड़े दिन हो गए शिवजी के दर्शन नहीं किए, चलो हम लोग मेघालय चलते हैं, चलो हम लोग मेघालय चल के शिवजी के दर्शन करते हैं। तो फिर ये शिवदेव सिंह ने पूरी की पूरी कहानी सुना दी और पूरी की पूरी कहानी जब इन्होंने सुना दी तब फिर सलमान खान बोलता है कि कोई तू सलमान खान थोड़ी है कि तूने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तू अपने आप की भी नहीं सुनता, तू अपने आप की सुन सकता है। मतलब तेरे पास इनहेरेंट पावर है, तेरे पास इनहेरेंट पावर है कि तू अपने जो डिसीजन होते हैं उसको मेरिट पर रिव्यू कर सकता है, अपने डिसीजन को मेरिट पर रिव्यू कर सकता है, तेरे पास ऐसा पावर है। ऐसा कहा सलमान खान ने। तू सलमान खान थोड़ी ना है कि तू कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। अकॉर्डिंगली तो इन दोनों ने जाने का फैसला ले लिया कि अब हम लोग चलते हैं मेघालय। अब सोनाक्षी बीच में छीकेगी भी तो उसको स्टील के रड से उसका सर फोड़ते हुए हम लोग निकल जाएंगे। बस इस बात पे सोनाक्षी को आ गया गुस्सा और उसने अपने भाई को फोन लगाया दीपक कुमार गर्ग को। तो दीपक कुमार गर्ग फ्लाइट पकड़ के जल्दी से पहुंच गया पंजाब और पंजाब जैसे ही पहुंचा तो ये बीच में रुकावट बनने के लिए दीपक कुमार गर्ग आ गया। तो दीपक कुमार गर्ग जो है इसको सलमान खान ने बस एक बॉक्सिंग दिया और दीपक कुमार गर्ग जो है बेहोश हो गया। इसका मतलब कि ये डिसीजन ओवररूल हो गया, दीपक कुमार गर्ग का डिसीजन जो है वो ओवररूल हो गया। और यहां पर हमारी कहानी से जाहिर है आपने क्वेश्चन अब तक पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि डज हाई कोर्ट हैव इनहेरेंट पावर अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू रिव्यू ओन ऑर्डर ऑन मेरिट? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हां, हाई कोर्ट के पास पावर है, अपने ऑर्डर को मेरिट पर रिव्यू कर सकता है बशर्ते कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है कि ये डिसीजन लिया तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा। क्या ऑब्जर्वेशन किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 215 देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 215 को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईकोर्ट मात्र एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। हाईकोर्ट क्या होता है? मात्र एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल रिकॉर्ड देखेगी और रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट फैसला सुनाती है, अपना भेजा अप्लाई नहीं कर सकती है, अंधा कानून। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है हाईकोर्ट और वो सिर्फ रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगी। ठीक है, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 जो कि रिट पिटीशन का आर्टिकल होता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो रिट पिटीशन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में। तो आर्टिकल 226 में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए कहा कि हाई कोर्ट अगर अपने डिसीजन को रिव्यू करता है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखे, यानी कि सामने वाले
को रिप्रेजेंटेशन का मौका दे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह सब देना जरूरी है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा मेघालय स्टील लिमिटेड शिवदेव सिंह का जो केस था और मेघालय स्टील लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला हम लोगों ने मेघालय स्टील्स लिमिटेड, आपको ये नाम याद रखना है। साथ में दीपक कुमार गर्ग जो एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट था वो ओवर रूल हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। आपकी सेलेक्टेड केस की किताब में दीपक गर्ग का जो केस होगा उसको क्रॉस कर देना है और साथ में आपके रिवीजन टेस्ट पेपर में भी दीपक कुमार गर्ग के केस को बेस रखते हुए एक आंसर लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन का, उसमें भी आपको आंसर में क्रॉस कर देना है, ये कहते हुए कि हाईकोर्ट के पास अपना इनहेरेंट पावर होता है अपने जजमेंट को ऑन मेरिट रिव्यू करने का। ऐसा मेघालय स्टील लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जजमेंट दिया। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस की, अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा। अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा ये 2015 का केस है और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा जो है वो 2015 का जजमेंट है और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहां पर 3 केसेस आपको याद रखने हैं। कौन कौन से केसेस आपको याद रखने हैं? तो एक तो हो गया आपका अल्कासेंट ल्यूसेंट कनाडा। ये बोलोगे कि आप इतने इतने केस क्यों याद करवाते हो, मेन आपको ये याद रखना है, लेकिन मेरा बताना फर्ज बनता है, ठीक है। अगर आपको ये केस तो पक्का से पक्का आपको याद रखना है, उसके अलावा भी आपके जजमेंट को रेफरेंस देने के लिए आगे केस भी आप कुछ याद रख सकते हो। तो एक केस होता है आपका इरेक्शन का, एक केस होता है आपका इरेक्शन लिमिटेड, ऐसा करके इरेक्शन ए बी करके आपको एक केस याद रखना है जो कि 2012 का जजमेंट है। और उसके साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का केस याद रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था, ठीक है। तो ये 2 केस याद रखना है आपको, इरेक्शन ए बी, ठीक है, इरेक्शन ए बी। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं अल्काटेक ल्यूसेंट कनाडा का केस। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं ए फॉर अल्का होता है, ठीक है, और एल फॉर क्या हो सकता है? तो एल फॉर आप रख सकते हो लांबा, ठीक है। तो अलका लांबा कौन है? आम आदमी पार्टी की मेंबर है, ठीक है। तो अलका लांबा ये दिल्ली हाईकोर्ट का वो कहां रहती है? दिल्ली में रहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। यहां पर आपको इतना सारे एसोसिएशन मेथड से आपने याद किया अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा। एक बार जो अलका मैडम थी, अलका लांबा मैडम कनाडा गई, वहां पे वो ल्यूसेंट नाम के एक आदमी से मिली। किससे मिली? बिजनेसमैन से मिली, उसका नाम था ल्यूसेंट, ठीक है। कनाडा में वो ल्यूसेंट नाम के आदमी से मिली। वहां पर ल्यूसेंट ने उसको बताया कि तुम्हारे इंडिया में काफी जो है टेलीकॉम सेक्टर बूम पे है, इसका मतलब अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो फिर दिल्ली में आप बिजनेस कर सकते हो टेलीकॉम का, हमारे साथ पार्टनरशिप करके। तो अल्का ल्यूसेंट कनाडा ये 2015 का मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। इस केस में सवाल क्या था कि कैन कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ द सॉफ्टवेयर embedded in hardware turn amounts to royalty under section 9(1) subsection 6। तो 9 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज नंबर 6 के हिसाब से क्या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है जो कि हार्डवेयर पे इनबिल्ट रहता है, हार्डवेयर पे इम्बेड रहता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रॉयल्टी होगा, उसका जो चार्ज होगा वो रॉयल्टी होगा। और डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया वाले सेक्शन के तहत उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जो भी सॉफ्टवेयर मीडिया पर होता है, किसी भी मीडिया पर होता है, वो गुड्स होता है। ऐसा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का मामला था, यानी कि एपेक्स कोर्ट का मामला था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने बोला कि रॉयल्टी जो भी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर पे इम्बेड रहता है वो गुड्स होता है, तो उसको हम लोग उस पर जो भी चार्जेस वगैरह सब होंगे उसको रॉयल्टी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर इरेक्शन ए बी करके आपको केस याद रखना है। हम लोग एक बार पूरी की पूरी कहानी देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है, क्वेश्चन क्यों उठा। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इरेक्शन ए डॉट बी की। इरेक्शन ए डॉट बी की बात करते हैं तो हम लोग इस कहानी में एक चीज और जोड़ते हैं एसोसिएशन मेथड में। जो अलका थी उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग ल्यूसेंट कनाडा के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इरेक्शन ए बी, मतलब यहां पर उनको पता चला अलका जो थी वो अभिनव बिंद्रा की बहुत बड़ी फैन थी। किसकी फैन थी? अभिनव बिंद्रा की फैन थी, जो कि इरेक्शन में फिलहाल काम कर रहा था। तो अभिनव बिंद्रा फिलहाल
इरेक्शन में काम कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इरेक्शन कंपनी को हम लोग अपने सॉफ्टवेयर वगैरह सबको सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब इरेक्शन का एबी जो है केस, ये केस कहाँ पर था, ये कंपनी है इरेक्शन कंपनी एबी, ये भी दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, यानी कि ये कंपनी दिल्ली में थी मान लो, ठीक है। तो ये कंपनी अगर दिल्ली में थी और उसमें कौन काम करता था, अभिनव बिंद्रा काम करता था, तो इरेक्शन एबी। तो यहाँ पर इन लोगों ने इस केस में फैसला आया, इसका रेफरेंस लेते हुए अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा ने देखा कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो लोडेड होता है अगर हार्डवेयर पे, तो उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व कुछ भी नहीं होता है, बिना हार्डवेयर के वो काम नहीं कर सकता है। और जो भी सॉफ्टवेयर सप्लाई करोगे जीएसएम मोबाइल टेलीफोन को काम करने के लिए, वो जाहिर सी बात है कि हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब उसकी आइसोलेशन में कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर केवल जीएसएम जो फोन होता है उसको केवल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सपोर्टिव रोल परफॉर्म करता है। मतलब इम्बेड अगर हार्डवेयर पे होगा तभी जाके वो काम करेगा, अदरवाइज उसका कोई भी यूज ही नहीं है सॉफ्टवेयर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्का सेंट लूसेंट कनाडा के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ही जजमेंट इरेक्शन एबी के केस को रेफर करते हुए और साथ में आपके जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो केस थे उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है हार्डवेयर का, और वो यहाँ पर जीएसएम मोबाइल के केस में, और यहाँ पर इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता हार्डवेयर के बिना। और क्योंकि इसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब कि इस पर जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है हार्डवेयर पर, जीएसएम मोबाइल फोन पर, कि जीएसएम मोबाइल के हार्डवेयर पर, उसको हम लोग रॉयल्टी नहीं बोल सकते हैं। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट के रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, यहां पर इसको सेल्स माना जाएगा। हम लोग अगला केस देखते हैं, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी। क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस हम लोग देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान और सोनम कपूर की। और सोनम कपूर की मूवी में आपने देखा था वो क्या थी, वो रानी थी, यानी कि वो क्वीन थी, ठीक है। तो और वो कौन सा एक्टिविटी करती थी, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी करती थी, वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करती थी। स्टार्टिंग में मूवी में इसीलिए यही दिखाया था कि बहुत ज़्यादा वो चैरिटी करती थी वो क्वीन। तो जाहिर सी बात है कि क्वींस की एक एजुकेशनल सोसाइटी भी थी, तो उसकी कहानी हम लोग देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब जाहिर सी बात है कि सलमान खान की मूवी का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही। तो अगर कोई भी चैरिटी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको कुछ भी सरप्लस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी चैरिटी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अगर सरप्लस होता है और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उस सरप्लस को मतलब उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मकसद है कि प्रॉफिट को मतलब इंसिडेंटल एक्टिविटीज की तरह यूज करे, इंसिडेंटल खर्चे में यूज करे, इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव के मकसद से खर्च करे, तो उसका जो भी एग्जम्पशन बनता है ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या उठता है, वेयर एन इंस्टीट्यूशन इंगेज इन इम्पार्टिंग एजुकेशनल incidentally make profit, would it lead to interference that it cease to exist solely for education purpose? ये अस्तित्व उसका क्या छीना जाएगा? एक्चुअली एक सेक्शन होता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C और उसमें 3AD, ठीक है, 3AD। तो मान लो प्रेम रतन धन पायो ये मूवी थी, क्या बोलते हैं 3D मूवी थी, तो 3AD आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सब क्लॉज यहाँ पर क्या आया, 23C, और उसके साथ यहाँ पर 3AD आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सवाल क्या उठा, यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1023C में एलिजिबल होती है एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, वो गलती से सारे खर्चे करने के बाद भी कुछ सरप्लस बनाती है, तो इसकी वजह से कहा जा सकता है कि वो अब प्रॉफिट बनाने का काम करती है, इसीलिए उसको 1023C का एग्जम्पशन नहीं दिया जाए। असेसिंग ऑफिसर ने उसका एग्जम्पशन छीन लिया था, ठीक है।
तो जैसा कि आपको पता है कि बजरंगी भाईजान यानी कि सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो आई थी, उसमें सोनम कपूर थी जो कि सोशल वर्क करती थी। उसकी एक एजुकेशनल सोसाइटी थी और उस एजुकेशनल सोसाइटी ने 1023C के सब क्लॉज 3AD में एग्जामिशन क्लेम किया था। तो असेसिंग ऑफिसर ने एग्जामिशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि अब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चैरिटेबल जो का अस्तित्व नहीं रखते हैं, चैरिटेबल अस्तित्व नहीं रखते, इसीलिए आपको 1023C में कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगा। 1023C के क्लॉज नंबर 3AD में क्या क्राइटेरिया है लिखा हुआ, जिसको आधार बनाकर असेसिंग ऑफिसर ऐसा बोल रहा था। वहां पर लिखा हुआ था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो केवल और केवल सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए बना गया हो, उसको प्रॉफिट नहीं बनाना है, मतलब प्रॉफिट के लिए ना बनाया गया हो, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एनुअल टर्नओवर यानी कि मॉनेटरी लिमिट जो होता है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर मतलब शुड नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा वर्ड लिखा गया है कंडीशन में, इसका वायोलेशन हो गया क्योंकि सरप्लस आ गया, ठीक है। तो इसलिए बोला कि आप सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं हो, 23C में आप एग्जामिशन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बहुत जोर की फटकार लगाई असेसिंग ऑफिसर को, बहुत जोर से चिल्लाए सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरप्लस आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बदल गया है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ही है अभी भी, मतलब इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव में सरप्लस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर किसी साल कोई एक्सपेंडिचर किया और सरप्लस बच गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बोल दो कि नॉट फॉर प्रॉफिट का अस्तित्व उसका समाप्त हो गया है और उसका एग्जामिशन को रोक दो, यानी कि यहाँ पर एग्जामिशन मिलेगा। तो क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस आपको याद रखना है। क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये केस आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस की। यहाँ पर हमारे केस का नाम है NDR वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये साउथ इंडियन हीरो है, इसको ज्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे, इसको जूनियर NTR कहा जाता है, इसका नाम ही है जूनियर NTR। ये फिल्मों में काम करने के अलावा वेयर हाउसिंग बिजनेस भी करते थे, वेयर हाउसिंग बिजनेस भी करते थे। ये क्या करते थे, फिल्मों में काम करने के अलावा वेयर हाउसिंग बिजनेस भी करते थे। यहाँ पर सवाल क्या उठा, यहाँ पर लेटिंग आउट गोडाउन, यानी कि वेयर हाउसिंग बिजनेस में गोडाउन को भी भाड़े पर दिया जाता है। तो उसको असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि ये आपका PGBP नहीं है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। जो गोडाउन को आपने भाड़े पे लगाया है उससे जो भी किराया आपको मिलता है उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करेंगे। जबकि इन्होंने क्या किया था, अपने रिटर्न में उसको बिजनेस इनकम शो किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जाहिर सी बात है साउथ है तो साउथ का मतलब मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को जोड़ों की फटकार लगाई। जोड़ों की फटकार लगाते हुए कहा कि भाई साहब एक बात बोलो कि अगर वेयर हाउसिंग बिजनेस का पूरा पैकेज दे रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेयर हाउसिंग बिजनेस में तो आपका गोडाउन को भी भाड़े पे देना इंक्लूड होता है, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज भी होती है। तो सारा इनकम बदले में क्या वो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करने के लिए जाए सबके लिए? उन्होंने कमाई एक प्री पैकेज की तरह उसने बोल दिया कि आप पूरा इनकम इस तरह से चार्ज आपका हो जाएगा, मतलब पूरा इनकम इतना चार्ज लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि उनका वो बिजनेस है तो ये बिजनेस इनकम कहलाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी कि वेयर हाउसिंग बिजनेस में गोडाउन को भाड़े पर लगाना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कहलाता है। सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है और वेयर हाउसिंग अब गोडाउन का केस है और यहाँ पर सॉरी गोडाउन को रेंट पे लगाने का केस है। तो गोडाउन को रेंट पे अगर लगाया जाता है तो जो भी इनकम आता है वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको पूरी कहानी सुना दूं। साउथ मूवी आपने अगर देखा होगा तो इस हीरो को अक्सर आप देखते होंगे, इसको जूनियर NTR के नाम से बुलाया जाता है। अब हम लोग NTR को NTR ना पुकार करके NDR पुकारते हैं, NDR वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनकी कंपनी थी NDR वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो NDR यानी कि NTR को हम लोगों ने किस चीज से
समझा। तो एनटीआर को हम लोगों ने एनडीआर यहाँ पर याद रखना है, लिखते वक्त में एनडीआर याद रखना है, बाकी आपको एग्जाम में इस एनटीआर का शकल याद रखना है। तो साउथ मूवी में ये काम करते हैं, ये बतौर मद्रास में इनका घर है अपना, ठीक है। इनका साइड बिजनेस है वेयर हाउसिंग का, जो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना इनका साइड बिजनेस है। और वेयर हाउसिंग बिजनेस करते वक्त में ये गोडाउन को भी भाड़ा पर लगाते हैं। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि एनडीआर जी, आप जो गोडाउन भाड़े पर लगाते हैं वो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा, जबकि आपने रिटर्न में बिजनेस इनकम किया है। तो इनको आ गया गुस्सा, अत्ता माजी सटक ली और ये पहुंच गए मद्रास हाईकोर्ट के पास। मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट जाने से पहले कमिश्नर के पास ये केस गया था, ठीक है। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर के पास गया था, कमिश्नर अपील के पास गया था ये केस, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्राइब्यूनल के पास गया था। इन दोनों ने एनटीआर के फेवर में फैसला लिया था। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला था कि इन लोगों ने इसलिए फेवर किया है क्योंकि ये हीरो है और साउथ में हीरो को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, इसकी वजह से इसके फेवर में फैसला लिया गया है। तो फिर से मामला फिर से गड़बड़ होते चला गया और ये हाईकोर्ट तक आखिर फाइनली पहुंच ही गया। हाईकोर्ट ने बहुत सारी दलीलों को कंसिडर किया, दोनों की दलीलों को, दोनों पक्षों के दलीलों को कंसिडर करते हुए, दोनों पक्षों के दलीलों को मद्देनजर रखते हुए फाइनली ये जजमेंट दिया। यहाँ पर बोला कि वेयर हाउसिंग में केवल गोडाउन भाड़े पे लगाने का काम नहीं करते हैं, ये ऑक्सिलरी एक्टिविटीज बहुत सारी करते हैं, उसमें एक गोडाउन भाड़े पे लगाना भी इनका एक काम है, यानी कि वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहलाएगा। ऐसा यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। तो प्लीज आप एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर एनटीआर की मदद से एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड केस याद रखना। अब हम लोग अपने केस की याद करते हैं, अगले केस को याद करते हैं, मातृ प्रसाद सी पांडे। सी पांडे देखते के साथ आपको चुलबुल पांडे याद आता होगा और चुलबुल पांडे याद आते के साथ आपको दबंग याद आता होगा। जो भी दबंग थी वो पहले यहाँ पर, जैसे ये महेश बाबू है, ठीक है, तो इसने सेम कहानी बनाई थी साउथ में, इसी की कॉपी की गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज को याद रखेंगे? सी पांडे यानी कि चुलबुल पांडे को यहाँ पर याद रखेंगे। और मातृ प्रसाद, तो मातृ प्रसाद चुलबुल पांडे, तो चुलबुल पांडे अपनी माँ का भक्त था, ठीक है। किसका भक्त था इस मूवी में? तो वो अपनी माँ का भक्त था और कभी भी वो जो अपने घर से निकलता था तो उनके हाथों से प्रसाद खा के निकलता था और भगवान जी को प्रणाम करके निकलता था। तो मातृ प्रसाद सी पांडे करके आपको याद रखना है। ये गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, यहाँ पर गुजराती थे ये चुलबुल पांडे साहब, यहाँ पर गुजरात में रहा करते थे। तो गुजरात हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मातृ प्रसाद के बारे में। अगर आपको याद होगा तो एक मूवी थी इनकी, जिस मूवी में आपने देखा था कि इनकी जो माँ थी, सौतेले पिता थे इनके, विनोद खन्ना से शादी करी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो एक सौतेला भाई भी था जिसको बहुत मारता है ये, उस मूवी में आपने देखा था, वो दबंग 2 या नहीं दबंग या जो भी मूवी था वो, उस मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके भाई का नाम भी साथ में आपको याद रखना है। उसके भाई का नाम था नितिन। उसके भाई का क्या नाम था? नितिन था, नितिन एस गर्ग। क्योंकि सेकंड मैरिज की थी उसकी मम्मी ने, तो उसके टाइटल गर्ग हो जाते हैं। तो नितिन एस गर्ग करके, नितिन एस गर्ग करके आपको एक केस याद रखना है। ये केस में क्या क्वेश्चन था? ये केस में क्वेश्चन था कि क्या ये जो डीम्ड इनकम वाला सेक्शन होता है, सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1, क्या डीम्ड इनकम जो है वो लगाया जा सकता है अगर बैलेंस शीट में काफी दिनों से ट्रेडिंग लायबिलिटीज पड़ी हुई है? तो मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस यानी कि ट्रेडिंग लायबिलिटीज जो है वो काफी दिनों से बैंक में पड़ी हुई है। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 41 के 1 के तहत डीम्ड इनकम बोलकर चार्ज करो? असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा ही किया था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन एओ ने ऐसा ही किया था। ये 41 का सबसेक्शन 1 क्या होता है? ये 41 का सबसेक्शन 1 डीम्ड इनकम के बारे में बताता है। मान लो कि अगर किसी की ट्रेडिंग लायबिलिटीज थी और ट्रेडिंग लायबिलिटीज जो है वो वेव कर दी गई या फिर सीज कर दी, ठीक है, बैंक वालों ने ट्रेडिंग लायबिलिटीज को वेव कर दिया या फिर सीज कर दिया, तो जिस प्रीवियस ईयर में सीज किया या वेव किया उस प्रीवियस ईयर में डीम्ड इनकम बोलकर यहां पर टैक्सेबल हो जाता है। और क्योंकि बैलेंस शीट में काफी दिनों से पड़ा हुआ था यहां पर ट्रेडिंग लायबिलिटीज, कई सालों से ना उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा था और न कोई एक्टिविटीज की जा रही थी, एज इट इज पड़ा हुआ था। इसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि जरूर से जरूर सीज कर लिया होगा बैंक वालों ने, उसको डीम्ड इनकम बोलकर
किसी प्रीवियस ईयर में जिसमें उसने ऑर्डर पास किया और चार्ज कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर ने सही किया? तो भाई पांडे जी तो गुस्से वाले हैं, चुलबुल पांडे। वो पहुंच गए गुजरात हाईकोर्ट के पास। तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 बोलता है कि ट्रेडिंग लायबिलिटीज का जिस प्रीवियस ईयर में रिमिशन होता है या फिर सीज कर लिया जाता है, उस प्रीवियस ईयर में एसएससी को टैक्स लगेगा। और मातृ प्रसाद सी पांडे के केस में बैलेंस शीट में काफी लंबे समय से सन्ड्री क्रेडिट अपीयर कर रहा था। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला? असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि यहां पर सेक्शन 41 के सब सेक्शन 1 के तहत इसको डीम इनकम मान लिया जाए और इस पर टैक्स देना पड़ेगा पांडे जी को। तो गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ही 2012 के जजमेंट नितिन एस गर्ग का रेफरेंस लिया। कौन से केस का रेफरेंस लिया? तो नितिन एस गर्ग का रेफरेंस लिया। और उसके रेफरेंस को लेते हुए, तो मैंने यहां पर पहले ही बोला था चुलबुल पांडे का भाई जी का नाम क्या है? तो नितिन एस गर्ग इनका नाम है। तो उसी जजमेंट को रेफरेंस लेते हुए यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि अगर काफी समय से, लंबे समय से अगर कोई लायबिलिटीज बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर भाई साहब, इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते हैं कि ट्रेडिंग लायबिलिटीज का बैंक वालों ने रिमिशन कर दिया है या फिर लायबिलिटी सीज कर दी गई है। यानी कि यहां पर 41 का सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं हो सकता है और आप इस पर अपनी मर्जी से इसको डीम्ड इनकम बोलकर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने केस लॉज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हमारा अगला केस KLN एग्रोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसा कि आपको साउथ इंडियन मूवी के बारे में पता है, जैसे ही एक हीरो अपना पैर जमीन पे पटकता है 10-15 आदमी ऐवे ही उड़ जाते हैं, चाहे मारे या ना मारे। उसके बावजूद भी ऐसे साउथ इंडियन मूवी की खासियत होती है। तो ये हमारे एक्टर है पवन कल्याण। ये एक साउथ इंडियन हीरो है, अक्सर ये एक्शन रोल परफॉर्म करते हैं, एक्शन हीरो है ये। तो इनके कल्याण नाम को हम चुराते हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको कल्याण पढ़ते हैं, KLN को कल्याण पढ़ते हैं। तो कल्याण एग्रोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, KLN एग्रोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ही आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर हम लोग कहानियों के माध्यम से केवल केस लॉस का नाम याद करते हैं। और ये कर्नाटका में रहते हैं, इनका घर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है। मान लो किसी मूवी में सेटलमेंट का काम करते हैं, ये एक बार में ही सेटलमेंट कर देते हैं। ये इनकी खासियत है इनके एक्शन की, यानी कि 1 टाइम सेटलमेंट करते हैं। तो ये सेटलमेंट का केस है। जैसे ही आपको 1 टाइम सेटलमेंट का केस आएगा बैंक के साथ, तो आपको इनकी याद आनी चाहिए, कल्याण साउथ इंडियन हीरो की याद आनी चाहिए, पवन कल्याण की। उससे आप KLN करोगे। और ये इनके गांव में बहुत खेती है, अगर ये किसान के बेटे हैं, मान लो बाद में बहुत हीरो बन गए, तो फिर वो एग्रोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये काफी एग्रेसिव हैं। तो कल्याण एग्रोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कैसे भी करके आपको एसोसिएट करके याद रखना है। यहां पर ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये भी याद रखना है। अब यहां पर सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि अगर आप बिना बाइफर्केशन किए हुए बैंक के साथ 1 टाइम सेटलमेंट करते हो, तो क्या इंटरेस्ट के अमाउंट पर डिडक्शन मिलेगा या फिर क्लेम नहीं कर सकते हो डिडक्शन? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जहां पर हम लोग जो फिगर लेंगे वो एग्जैक्टली केस का फिगर नहीं था, बस हम लोग समझने के लिए लेते हैं। सपोज दैट कि अगर 200 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग बैंक के पास और 50 लाख का यहां पर क्या हो गया, इंटरेस्ट का अमाउंट है, टोटल 250 लाख बैंक को चुकाना है। ठीक है, तो 250 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और क्योंकि एसएससी ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट को चुका नहीं रहा है, इसीलिए बैंक वाले सेटलमेंट करने पे मान गए और बिना बाइफर्केशन किए हुए 200 और 50 लाख का डायरेक्ट बोल दिया कि 150 लाख पे आप सेटलमेंट कर लो भाई साहब। तो बैंक वालों ने इनके साथ सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, 150 लाख पे सेटलमेंट कर लिया बिना प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का वायोलेशन किए हुए। अब जाहिर सी बात है कि जो भी आपका ट्रेडिंग लायबिलिटीज का रिमिशन होता है या सीज किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग इनकम मान के जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा रिमिशन हुआ है या वेवर हुआ है, उस प्रीवियस ईयर में हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं। इन्होंने सेम यही काम किया। इन्होंने 41 सब सेक्शन 1 में अपना जो डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस को शो करते हुए यहां पर बोल दिया कि इतना हमारा डीम्ड इनकम है। चलो ये तो ठीक किया इन्होंने, लेकिन अब सवाल ये सवाल तब उठा जब इन्होंने यहां पर डिफरेंस को
डीम्ड इनकम तो मान लिया, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, 50 लाख जो यहाँ पर इंटरेस्ट का पोर्शन है, जिसको बैंक वालों ने बाइफरकेट नहीं किया था चार्ज करते वक्त में, इस 50 लाख का इंटरेस्ट का पोर्शन को इस पर एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं। जैसे ही एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं तो इस पर असेसिंग ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और असेसिंग ऑफिसर ने इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। बस लड़ाई हो गई असेसिंग ऑफिसर और इनके बीच में, डिशुम डिशुम, और सीधे कर्नाटका हाईकोर्ट मामला पहुंच गया। एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर से हम लोग सारी कहानी को डिटेल में देखेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं, वेयर द लमसम amount paid on one time settlement without bifurcation of interest and principal has been offered to tax under section 41(1). ठीक है, तो ये ऑफर किया गया था टैक्स के लिए इस सेक्शन के तहत। कैन द एसएससी क्लेम बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पेड प्लस इंटरेस्ट वेव्ड, दोनों का ये यहां पर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। इतना मान के चलो कि ये 50 लाख में तो दोनों का या तो प्रोपोर्शनेट ले सकते हो आप। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 43B, अंडर सेक्शन 43B यहां पर क्या इंटरेस्ट का क्लेम किया जा सकता है, सवाल ये उठता है। तो हम लोग फिर से एक बार केस को देखते हैं। एसएससी कंपनी क्या करता था, उसने वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखा था। किससे लेके रखा था, तो सेंट्रल बैंक से लेकर रखा था। एसएससी कंपनी ने सेंट्रल बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखा था, जिसका इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रही थी एसएससी कंपनी। ठीक है, बैंक को चुका नहीं पा रही थी, तो उनके लोन को बैंक वालों ने एनपीए में डिक्लेयर कर दिया था, एनपीए डिक्लेयर करके रखा हुआ था। ठीक है, यहां तक तो बैंक वालों की कहानी हो गई। एसएससी और बैंक की एक बार मुलाकात होती है और उन लोगों ने सेटलमेंट करने का सोचा, वन टाइम सेटलमेंट करने का सोचा, तो बैंक एग्री हो गया और बिना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अमाउंट को बाइफरकेट करते हुए लगभग आधा पैसा माफ कर दिया और सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, अब जब सेटलमेंट कर लिया तो जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट था और उस सेटलमेंट के लिए जो भी अमाउंट था उसके डिफरेंस को इनकम बोलकर यहां पर डिक्लेयर कर दिया कि हाँ चलो हमें इतना फायदा हो रहा है, तो हम लोग सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में इसको डीम्ड इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में तो हमारे एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि मान लो कि 200 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट था और 50 लाख का इंटरेस्ट का अमाउंट था, टोटल 250 लाख आउटस्टैंडिंग था, तो 150 लाख पर मामला सेटल हो गया। ठीक है, तो जो भी 100 लाख का डिफरेंस आता है उसको डीम्ड इनकम मान लिया गया सेक्शन 41 के सब सेक्शन 1 में। यहां तक तो सारा कुछ ठीक किया था एसएससी कंपनी ने। उसके बाद क्या हुआ, मतलब असेसिंग ऑफिसर को आखिर फिर गुस्सा क्यों आया, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो असेसिंग ऑफिसर को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि जब स्क्रूटनी कर रहा था असेसिंग ऑफिसर, तो उसने देखा कि पूरा का पूरा 50 लाख का इंटरेस्ट इन्होंने 43B में क्लेम कर लिया है बतौर डिडक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो डिडक्शन को, जो 50 लाख का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया तो मामला ट्राइब्यूनल के पास पहुंचा। जब ट्राइब्यूनल के पास मामला पहुंचा तो फिर क्या हुआ, ट्रिब्यूनल ने बहुत अच्छा फैसला लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग रेडी नहीं थे, कोई एग्री नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मामला पहुंच गया आपके कर्नाटका हाईकोर्ट के पास। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ट्राइब्यूनल के जजमेंट को सहमति देते हुए कहा, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरेस्ट के पोर्शन पर फायदा नहीं दिया जा सकता है। मतलब या तो आप इंटरेस्ट के पोर्शन का आप डिडक्शन क्लेम करो, या फिर जो भी सम ऑफर कर रहे हो, मतलब जो भी सम ऑफर कर रहे हो उसके साथ साथ इंटरेस्ट के पोर्शन पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। या तो टैक्स दे दो और उसके बाद डिडक्शन क्लेम करो, या फिर अवे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ऐसा जजमेंट दिया यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कल्याण एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज इस केस को एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम लोग अगले केस के बारे में चर्चा करते हैं। ये फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला है। फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट 2015 का मामला है। ये बोर्ड जो होता है वो फाइबर बोर्ड्स होता है। इस केस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगा कि एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को इस फाइबर बोर्ड से सर 4 क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर की ऐसी क्या गलती थी जिससे आपके दिमाग में ये आएगा, थोड़ी देर में कहानी में आपको पता चल जाएगा। मतलब असेसिंग ऑफिसर ने शायद बचपन में पार्ले जी नहीं खाया था आपकी तरह, ताकि उसके पास दिमाग होता। असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला, असेसिंग ऑफिसर ने 54G का डिडक्शन जो है रिजेक्ट कर दिया। तो देखो 54G से आपका पार्ले जी भी होता है। ठीक है, तो पार्ले जी खाने से दिमाग आया। ठीक है, तो आपको इस तरह से एसोसिएट करना है। असेसिंग ऑफिसर ने 54G का ग्रांट देने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर ही
प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब या लैंड एंड बिल्डिंग जो भी आपका एलिजिबल एसेट्स है उसको खरीद लेना था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि आपने 3 साल के अंदर अंदर में आपने कैपिटल गेन के पैसे को 3 साल के अंदर अंदर में मतलब एक्वायर नहीं किया है, प्रॉपर्टी को आपने एक्वायर नहीं किया है या फिर परचेज नहीं किया है, लेकिन आपने केवल एडवांस दिया है। और केवल एडवांस देना, प्रॉपर्टी के लिए केवल एडवांस पेमेंट करना, ये कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा एक्वायर करने के लिए और परचेज करने के लिए। इसीलिए 54G को रिजेक्ट कर दिया था। बस ये मामला देखो, छोटी सी बात थी और ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को जोर की फटकार लगाई और बोला कि असेसिंग ऑफिसर साहब, अगर आपने बचपन में पार्ले जी खा लिया होता तो आपके पास इतना दिमाग तो होता कि जो भी एडवांस दिया गया है, ठीक है, जो भी एडवांस दिया गया है वो एडवांस देना ही इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम, 54G के विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि अगर 3 साल के अंदर अंदर ही कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उन्होंने टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अकॉर्डिंगली उनको 54G को मिल जाएगा डिडक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैन एडवांस गिवन फॉर परचेज ऑफ द लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी टर्न अमाउंट्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट एंड बिल्डिंग और लैंड फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 54G? तो यहां पर बोलता है कि एडवांस गिवन, केवल एडवांस गिवन देना क्या इन्वेस्टमेंट कहलाता है? तो फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसे फाइबर बोर्ड से सर फोड़ देना चाहिए था। तो बस ऐसे ही आप याद रखो, ठीक है। तो इस केस में मतलब आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, पार्ले जी नहीं, सेक्शन 54G याद रखना है और फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सवाल ये था कि 54G में एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए क्या नए प्लांट या मशीनरी या लैंड या बिल्डिंग में इन्वेस्ट करके परचेज और एक्वायर करने का क्राइटेरिया है उसको पूरा माना जाएगा अगर एडवांस दे दिया है विद इन 3 इयर्स, मतलब विद इन टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर में कैपिटल गेन को यूटिलाइज करने का क्राइटेरिया है। मतलब एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है पैसे को यूटिलाइज करने का, ना कि आपका ये क्राइटेरिया है कि आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसे को रखे रहो, ठीक है। मतलब 3 इयर्स के अंदर अंदर में अगर कैपिटल गेन के अमाउंट के को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट करने में, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, भले ही एडवांस के फॉर्म में किया है, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगा डाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 54G का कंडीशन पूरा कर लिया गया है और अकॉर्डिंगली डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइबर बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड से आपको याद रखना है कि फाइबर बोर्ड से सर फोड़ देना है असेसिंग ऑफिसर का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा SR जयाशंकर का, ठीक है, SR जयाशंकर का केस है, ठीक है। अब ये अगर आपको शंकर कृष्णन का केस याद होगा, ठीक है, तो हमने सेलेक्टेड केस में शंकर कृष्णन का केस देखा था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था। उन्हीं की सिस्टर का नाम है मान लो SR जयाशंकर। इनके सिस्टर की शादी होके वो साउथ इंडिया चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है शंकर कृष्णन भी साउथ इंडियन थे, भले ही बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था तो साउथ इंडियन थे। तो ये मद्रास चली गई, मद्रास में इनकी शादी हुई, तो ये मद्रास में रहती है। कौन रहती है मद्रास में? शंकर जयकृष्णन की बहन जी, यानी कि SR जयाशंकर, ठीक है। तो SR जयाशंकर के साथ साथ आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 2 केस और याद रखना है। 2 केस कौन सा याद रखना है? तो मधु कौल का केस, एक है मधु कौल का केस और दूसरा केस है विनोद कुमार जैन का केस, विनोद कुमार जैन का केस। तो ये जो जयाशंकर है, ठीक है, SR जयाशंकर, ठीक है, तो SR जयाशंकर जो है इनके ये दोनों बचपन के फ्रेंड थे। कौन? एक मधु कौल और विनोद कुमार जैन। ये दोनों कहां पे रहते हैं? तो ये दोनों पंजाब एंड हरियाणा में रहते हैं, यानी कि ये दोनों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है जो हमें अभी यहां पर काम आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल क्या था, ये आखिर SR जयाशंकर क्यों परेशान थी? इसलिए नहीं परेशान थी क्योंकि मद्रास में बहुत गर्मी पड़ रही है, वो इसीलिए परेशान थी क्योंकि मतलब आपका जो प्रॉपर्टी को उसने ट्रांसफर किया था उसका डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपका जो होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है वो कहां से ले, डेट ऑफ अलॉटमेंट से ले
या फिर जिस दिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस दिन से ले? आखिर काउंट कहां से करे? बेचारी यहां से काउंट कर रही थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था, और यहां से काउंट कर रही थी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा था। तो इसने क्या किया, अपने फ्रेंड को कॉल लगा दिया, अपने फ्रेंड को कॉल लगा दिया। किसको कॉल लगाया? तो मधु, मतलब मिसेस मधु कॉल को फोन लगाया और विनोद कुमार जैन को फोन लगाया। इन दोनों को उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा में कॉल लगाया। तो उनके दोस्तों ने बोला कि अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, डेट ऑफ अलॉटमेंट का ही आप डेट ले लो और आपको फायदा मिल रहा है तो इसी चीज का फायदा उठा लो। तो ठीक है, तो बस बात इतना ही हुआ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब जब उन्होंने ऐसा ही किया तो असेसिंग ऑफिसर कहां चुप बैठने वाला था। उसने बोला नहीं नहीं, यहां पर तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है आपको, और इसके हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे दोस्तों ने कहा है और उन लोगों ने सीए की पढ़ाई की हुई है, उनको पता है ये सारी चीजें। मधु को और विनोद को पता है, पंजाब एंड हरियाणा में रहते हैं, तो क्या हुआ, उनको पता है सारी चीजें। तो यही मामला चला गया, लड़ाई होते होते मद्रास हाईकोर्ट तक। कहां तक गया? मद्रास हाईकोर्ट तक मामला चला गया। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सारे केसेस को एसोसिएट करके पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं, वेदर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय बिल्डर ऑफ द फ्लैट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द कैपिटल गेन। ठीक है, तो आप नेचर ऑफ द कैपिटल एसेट्स कैसे डिटरमाइन करोगे, तो ये सवाल उठा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर आपने सेलेक्टेड केस की किताब में शंकर कृष्णन का आपने केस देखा होगा, जो नौकरी करने के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का केस था। तो उसी की बहन का नाम था जिया शंकर, एसआर जिया शंकर मद्रास में रहती थी। एक दिन उनका सर बहुत ज्यादा दुख रहा था, मद्रास की गर्मी के कारण नहीं, बल्कि ये सोचकर कि जो फ्लैट ट्रांसफर किया है उसका होल्डिंग जो है पीरियड कहां से लिया जाए। तो उसने किसको फोन किया? तो उसने अपनी फ्रेंड्स को फोन किया। एसआर जिया शंकर ने अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड जो थे, 2 फ्रेंड को कॉल किया, कॉन्फ्रेंस में लगाया, मधु को कॉल को और विनोद कुमार जैन को, और उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि डेट ऑफ अलॉटमेंट को ही आप कंसिडर करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म होने से आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है, बाद में देखा जाएगा जो होगा। बस एसआर जिया शंकर ने वैसे ही किया। तो असेसिंग ऑफिसर जो है इस बात पे बहुत जोर का चिढ़ा और बोला कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काउंट हो रहा है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही आप होल्डिंग पीरियड काउंट करोगे। मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा और मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करते वक्त उन्होंने, मद्रास हाईकोर्ट ने मिसेस मधु कॉल केस को और विनोद कुमार जैन के केस को रिफर करते हुए, विनोद कुमार जैन के केस को और मधु कॉल के केस को रेफरेंस करते हुए कहा कि भले ही एक्चुअल पोजीशन बाद में मिला हो या रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ हो, लेकिन अलॉटमेंट के दिन से ही राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी मिल गया था, इसीलिए डेट ऑफ एग्रीमेंट से ही होल्डिंग पीरियड काउंट किया जाएगा। मतलब फ्रेंड के कहने पे जो काम किया जाता है और फ्रेंड से डिस्कस करके उसका अंततः कंक्लूजन अच्छा होता है। तो एसआर जिया शंकर मद्रास हाईकोर्ट का मामला, इसका मतलब कि डेट ऑफ अलॉटमेंट मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सही किया है, डेट ऑफ अलॉटमेंट से ही लिया है तो सही किया है, और डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। अब ये केस आता है गोविंद भाई जेठालाल नाथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट का। श्री गोविंद भाई, तो ये गोविंद कपूर एक्टर है, हिंदी फिल्मों में काफी इनको आपने देखा होगा। यहां पर क्या हुआ कि एक बार सवाल पहले पढ़ लेते हैं। कैन द कमिश्नर रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर 80G ऑन ग्राउंड दैट ट्रस्ट हैज फेल्ड टू अप्लाई 85% ऑफ इट्स इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो यहां पर बोलता है कि 80G का डिडक्शन ग्रांट करने से क्या कमिश्नर इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर सकता है कि जिस ट्रस्ट को आप डोनेशन देने के लिए जा रहे हो वो ट्रस्ट ने 85% ऑफ इट्स इनकम चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो फिर यहां पर यह मामला चला गया था गुजरात हाईकोर्ट तक। तो ये 80G का मामला है, जी फॉर गुजरात और जी फॉर 80G, और जी से गोविंद भाई जी भी आ गए। तो आपको याद रखना है, तो श्री गोविंद भाई जी जेठालाल नाथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जनरली महाराष्ट्र गुजरात सब में आपको पता ही है कि होता ही है कि मम्मी और पापा का सबका नाम साथ में लगाया जाता है। महाराष्ट्र में तो पिता का नाम भी लगाया जाता है और गुजरात साइड में ज्यादातर माता का भी नाम लगाया जाता है। तो गोविंद भाई के पिताश्री का नाम था जेठालाल और मम्मी जी का नाम था वानी। ठीक है, तो नाथा वानी मान लो उनकी मम्मी जी का नाम था, मतलब मम्मी का नाम था। ठीक है, मम्मी जी का मतलब बहुत लोग सासू माँ मानते हैं,
ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं कि श्री गोविंद भाई जेठालाल नाथावानी चैरिटेबल ट्रस्ट का ये केस है। यहां पर क्या हुआ, ये गोविंद भाई कहां पे रहते थे? ये गोविंद भाई गुजरात में रहते थे। जाहिर सी बात है कि गुजराती नाम है, ठीक है। उनके पापा का नाम जेठालाल था और मम्मी का नाम वानी था, ठीक है। तो इसी से आपको नाथवानी वो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते थे, बड़े समाज सेवक टाइप के आदमी थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबका मिलाकर आपने देखा कि इनका नाम क्या था, श्री गोविंद भाई जेठालाल। अब समाज सेवक होंगे तो इज्जत तो देना ही पड़ेगा, तो श्री लगाना ना भूले, ठीक है। तो श्री गोविंद भाई जेठालाल नाथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट। गोविंदा का एक केस और आगे आने वाला है, ठीक है। तो गोविंदा राजू का, ठीक है। तो गोविंदा का केस हम लोग वहां पर रेफरेंस लेते हुए देखेंगे। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया था, ठीक है। तो मतलब जब वो ट्रस्ट जो होता है उसको डोनेशन देने के बाद एटीजी में डिडक्शन लेने को कोई अप्रूवल लेने के लिए गया, तो कमिश्नर ने अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया, एटीजी का डिडक्शन रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पर कि 11-12 में 85% इनकम चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। और डिडक्शन लेने के लिए कब गया था? अगस्त 2011 में। मतलब डिडक्शन लेने के लिए जब 18 अगस्त 2011 को डिडक्शन लेने के लिए गया था, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म नंबर 10G फाइल किया गया था। तो यहां पर बोलता है कि जो एटीजी का डिडक्शन लेने के लिए गया था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि डिडक्शन को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर किया गया था कि 11-12 में इन्होंने अपने 85% इनकम को चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई नहीं किया था और ना स्पेसिफाइड प्लेस पे जमा किया गया था, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर बोलता है कि मतलब असेसमेंट और डिडक्शन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ये बेचारे को समझ में नहीं आया था कि असेसमेंट करना, जब आप असेसमेंट करने के लिए जाओगे तब देखना है आपको कि 85% अप्लाई किया है कि नहीं किया है। इसी बात पर हाईकोर्ट ने खूब जोर की फटकार लगाई, ठीक है, खूब जोर की फटकार लगाई कमिश्नर को। किसने रिजेक्ट किया था? तो कमिश्नर वहां पे असेसिंग ऑफिसर था। उसने कहा कि एटीजी में मतलब जो आपका अथॉरिटी ऑफ असेसमेंट करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी आपको एटीजी का आपको अथॉरिटी दिया गया है, ठीक है, यहां पर आपको अथॉरिटी दिया गया है डिडक्शन के लिए। एटीजी में आप ये सोचो कि डिडक्शन देना है कि नहीं देना है। आपको कोई असेसमेंट करने के लिए यहां पर थोड़ी ना बोला है जो आप असेसमेंट करने के लिए बैठ गए। आपको असेसमेंट और डिडक्शन में फर्क समझ में आता है कि नहीं आता है, ऐसा हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि इनकम टैक्स आपने कहां से पढ़ा है जो आपको असेसमेंट और डिडक्शन इन दो बातों में फर्क नजर नहीं आता है। यहां पर आपका एटीजी में डिडक्शन के बारे में सोचने का क्राइटेरिया है, ना कि आप ऐसे ही बैठ के असेसमेंट कर रहे हो कि 85% अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देने पर डिडक्शन कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस बात पे रोक टोक आप कर सकते हो। हाईकोर्ट ने फिर कहा कि डोनेशन जिसको देने जाते हैं उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, उसका जो फंड मतलब उसका जो कैरेक्टर है, उसका स्टेटस है, वो सारी चीजें देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका जो असेसमेंट किया जाएगा वो कब किया जाएगा? प्रीवियस ईयर के एंड में किया जाएगा। और उस फंड या इंस्टीट्यूशन का जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलने की चीज है, ठीक है। इसलिए हाईकोर्ट ने एटीजी के डिडक्शन को जो रिफ्यूज किया था कमिश्नर ने, उसके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और बोला कि मात्र इस ग्राउंड के बेस पर कि 85% 11-12 में अप्लाई नहीं किया गया है, आप जो हैं एटीजी का डिडक्शन रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। अब हम लोग अगला केस देखते हैं, हेमंत ट्रेडर्स का केस। हेमंत ट्रेडर्स बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। अब ये भाई साहब, इनका नाम है हेमंत, ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है हेमंत शर्मा को। पता नहीं ये सिंगर है शायद, अब कहां के सिंगर इतना मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ है हेमंत शर्मा को। ओके, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं हेमंत ट्रेडर्स की कहानी। ये हेमंत ट्रेडर बॉम्बे गए अपनी सिंगिंग करने के लिए, ये मुंबई पहुंच गए। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है, ऑब्वियस है। अब बॉम्बे में जब एसएससी आया, मतलब ये एसएससी है, ठीक है, और ये जब बॉम्बे में आया तो मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक गया था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक गाना गा के सुनाया कि बॉम्बे आया तेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो और रात को खाओ पियो इसके साथ और दिन को आराम करो। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्यों हंसी मजाक उड़ाया बॉम्बे हाईकोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोला कि रात को खाओ पियो और दिन को आराम करो। तो ये हेमंत ट्रेडर्स की कहानी है। ये एक अजीब केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें एसएससी के बिजनेस प्रीमाइस पर, एसएससी के बिजनेस प्रीमाइसेस पर 133A सेक्शन 133A के तहत सर्वे किया गया,
ठीक है, मतलब कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा, शक हुआ होगा, तो सर्वे किया होगा असेसिंग ऑफिसर ने। फिर असेसिंग ऑफिसर ने 148 का नोटिस इशू कर दिया स्केपिंग करने के लिए, ये बोलकर कि प्रीमाइस पर उसको कुछ भी नहीं मिला, मतलब इनकम स्कैप किया गया है। अगर प्रीमाइस पे कुछ भी नहीं मिला तो इसका मतलब इनकम स्केप किया गया है। मतलब उसने ग्राउंड क्या बनाया, मतलब ग्राउंड तो हंसने वाला बनाया ही। मतलब अब ये सवाल उठता है कि अगर प्रीमाइस पे कुछ भी नहीं मिला सर्वे में, आपको 133A के सर्वे में, तो क्या आप इसका ये ग्राउंड बोल दोगे कि 148 का नोटिस इशू कर दोगे, मतलब स्केपिंग का जरूर चांस है, इसीलिए हमें कुछ नहीं मिला। आप ऐसे ही थोड़ी ना कह सकते हो, क्या मजाक है क्या? ठीक है, तो हाईकोर्ट ने बोला कि एलिगेशन के कारण, केवल आरोप लगने के कारण आपने सर्वे किया प्रीमाइस का, ठीक है, और सर्वे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला, ना कोई ऐसा मटेरियल इंडिकेशन मिला है कि इनकम स्कैप किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में केवल सर्वे करने पर आपको कुछ भी नहीं मिला, ये ग्राउंड नहीं माना जा सकता है असेसमेंट को रीओपन करने का 148 का नोटिस देकर। ठीक है, आप जाओ चुपचाप और ये आपका दोस्त बनाओ इसको, इसके साथ रात को खाओ पियो पार्टी करो और दिन को आराम करो, भूल जाओ, वापस यहां तक क्यों पहुंच गए हो। ठीक है, तो इस तरह से हेमंत ट्रेडर्स का केस आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये हेमंत ट्रेडर्स बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है और ये हेमंत भाई साहब ये सिंगर हैं और ये ट्रेडर्स का काम करने के लिए बॉम्बे पहुंच गए थे और असेसिंग ऑफिसर के चक्कर में पड़ गए थे। तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कैन ए नोटिस अंडर 148 फॉर ए पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर बी इशूड solely on ground that survey under 133A was carried on at the business premise of the SSE where nothing had found therein which would indicate escapement of income चार्जेबल टू टैक्स फॉर द स्टेट असेसमेंट ईयर। तो बोला गया कि कुछ भी नहीं मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि इनकम एस्केप हुआ है, इसका यह चांस भी है। केस लॉस की कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हमारा अगला केस गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो ये जो गोदरेज कंपनी है उसका मेन ऑफिस कहां पर है? बॉम्बे में है, यानी कि ये गोदरेज बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहां पर सवाल क्या उठता है, उससे पहले हम लोग कुछ सेक्शंस के बारे में जानकारी देखते हैं। एक सेक्शन है 115 JA, मतलब 115 JA, इसमें मैथ को गवर्न किया जाता था पहले जमाने में। मतलब क्या कि 1997 98 असेसमेंट ईयर तक जो यहां पर मैट का प्रोविजन था वो इस सेक्शन के तहत गवर्न किया जाता था। फिर जमाना बदला, वक्त बदला और 115 JB के तहत मैट को गवर्न किया जाने लगा। यहां पर सवाल क्या उठता है, यहां पर सवाल क्या उठता है कि 148 ये मैट के रिस्पेक्ट में 115 JA के रिस्पेक्ट में असेसिंग ऑफिसर ने 148 का नोटिस इशू किया था। क्या इशू किया था? 148 का नोटिस इशू किया था। अब जाहिर सी बात है कि नोटिस इशू करेगा तो उसमें कुछ ग्राउंड मेंशन रहेंगे। तो ये ग्राउंड जिस वक्त नोटिस इशू किया था उस वक्त तो इनवैलिड था, लेकिन बाद में आगे चलकर किसी असेसमेंट ईयर में रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंडमेंट आया, कानून बदला, इनकम टैक्स एक्ट बदला और उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट आया और ये जो ग्राउंड इनवैलिड था, तत्काल इनवैलिड था, वो ग्राउंड अब वैलिड हो गया। अब क्योंकि वो तत्काल इनवैलिड ग्राउंड आगे चलकर वैलिड हो गया, इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई साहब हमारे ये जो ग्राउंड भले ही जिस वक्त मैंने नोटिस इशू किया था उस वक्त इनवैलिड था, लेकिन आगे चलकर क्योंकि लॉ बदल गया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, इसीलिए अब ये जो हमारा ग्राउंड था वो ग्राउंड वैलिड माना जाएगा और अकॉर्डिंगली हमारा 148 का नोटिस इफेक्टिव हो जाएगा और हम अपने 147 के असेसमेंट से प्रोसीड करेंगे। एसएससी के ऊपर तो बहुत जान मानो कि पहाड़ सा गिर गया और मामला चला गया सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट तक चला गया मामला। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आपने गोदरेज का ताला समझ के रखा है क्या कि चाबी घुमाओ और खुल जाएगा, भले ही रिट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्ट आया। असेसिंग ऑफिसर को कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि भले ही रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंडमेंट आया हुआ है, उसके बावजूद भी तत्काल जिस वक्त आपने नोटिस इशू किया था अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए, जिस वक्त आपने नोटिस इशू किया था, अगर उस वक्त आपका ग्राउंड वैलिड नहीं था तो आगे चलकर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंडमेंट आने की वजह से आपका ग्राउंड फ्यूचर में जाकर वैलिडेट नहीं हो जाता है। इसीलिए आप अपने 148 के उस नोटिस को भूल जाओ और अगर टाइम लिमिट अभी भी है
तो वापस से आप नोटिस इशू करके असेसमेंट कर सकते हो, लेकिन वो आपका इनवैलिड नोटिस जो है उसको कोई वैलिड नहीं बना सकता है। तो हम लोग इस केस को दोबारा से देखते हैं। मैंने क्या कहा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट होना 148 का जो नोटिस होता है उसके इनवैलिड ग्राउंड को वैलिड नहीं बना सकता है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। 115 जे के मामले में 148 का नोटिस इशू किया था असेसिंग ऑफिसर ने। उस नोटिस में जो भी ग्राउंड बताया गया था वो तत्काल यानी कि जिस वक्त नोटिस इशू किया था उस वक्त वैलिड नहीं था, लेकिन बाद में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ में चेंज आया, जिसके कारण जो भी तत्काल 148 का जो नोटिस था वो बाद में जाकर वैलिड हो गया। अब जब बाद में वैलिड हो गया तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब अगर लॉ में चेंज होता है तो क्या वो पिछले बीते हुए ग्राउंड को वैलिडेशन मिल सकती है? तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उस ग्राउंड को वैलिडेशन नहीं मिल सकती है। मतलब क्या कि आपके जिस दिन आपने 148 का नोटिस इशू किया था उस दिन के क्रिटिकल डेट को आप कंसीडर करोगे जिस दिन आपने अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया था 148 का नोटिस इशू करने के लिए। मतलब उस नोटिस के जो रीजन रिकॉर्डेड थे आपके, वो रीजन रिकॉर्डेड उसी वक्त के हिसाब से चेक किए जाएंगे जिस वक्त आपने वो पार्टिकुलर नोटिस इशू किया था। यानी कि सब्सिक्वेंट इफेक्ट से अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ में बदलाव आया तो आपके इनवैलिड ग्राउंड को वैलिड नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था। तो ध्यान रहे, गोदरेज कंपनी का हेड ऑफिस बॉम्बे में है। अब हम लोग अगला केस देखते हैं। अगला केस है हमारा एन गोविंद राजू का केस। तो गोविंदा राजू, ठीक है, तो ये गोविंदा है और हद कर दी आपने मूवी में इसका नाम राजू था। आप सोच रहे होगे कि आपको कैसे याद है, तो आपने गाना सुना होगा ओए राजू प्यार ना करियो, बहुत हिट गाना था। तो जाहिर सी बात है कि इसका नाम राजू था और ये गोविंदा है, एन गोविंदा राजू। और मान लो कि रानी मुखर्जी की आंखें बहुत अच्छी है तो इसका नाम नैना था, और या फिर राजू गाने में रोते रहता है और रोते रहता है तो आंखों से आंसू गिरते रहते हैं तो आंखों को नैना भी बोलते हैं, इसलिए एन गोविंदा राजू का केस है। ये कर्नाटका हाईकोर्ट का केस है, ये कर्नाटका हाईकोर्ट का केस है। तो ये लोग मूवी में कहीं पे घूमने के लिए गए थे, ठीक है, तो ये लोग तो फॉरेन गए थे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये लोग कर्नाटका गए थे, ठीक है। तो एन गोविंद राजू कर्नाटका हाईकोर्ट का केस है। इस सवाल में यहाँ पर गोविंदा क्यों रो रहा था? क्योंकि रानी मुखर्जी ने बहुत परेशान किया था, इसलिए रो रहा था क्या? नहीं, इसीलिए नहीं रो रहा था। इसीलिए रो रहा था क्योंकि इस गोविंदा से किसी ने सवाल पूछ दिया। कौन सा सवाल पूछ दिया जो गोविंदा अपनी नैनो से रोने लगा? तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि असेसिंग ऑफिसर क्या री असेसमेंट कर सकता है फ्रेश ग्राउंड पर? अगर 148 का जो ओरिजिनल ग्राउंड था वो सरवाइव नहीं कर रहा है तो क्या असेसिंग ऑफिसर फ्रेश ग्राउंड पर रीअसेसमेंट कर सकता है? अगर 148 के नोटिस इशू करने के बाद 147 के दौरान उसको जिस ग्राउंड पे 148 का नोटिस इशू किया गया था वो ग्राउंड तो नहीं मिला, लेकिन कोई अदर ग्राउंड मिल गया, ठीक है, तो क्या इसी नोटिस से वो कंटिन्यू कर सकता है अपना प्रोसीडिंग? तो ये काफी जाना पहचाना केस है। सप्लीमेंट्री केस स्टडीज में भी आपने कई बार देखा होगा और डीटी पढ़ते वक्त भी आपको पता होगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। अब ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो 2009 में जो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 था, ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट किया गया था। एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 ये इंसर्ट किया गया था। एक्सप्लेनेशन 3 ये वैलिडिटी देता है। तो कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो और साथ में 2010 का, तो जाहिर सी बात है कि देखो याद करना कितना आसान है, 9 के बाद 10 आया, 2010 का सर्कुलर नंबर 5/2000 देखते हो आप, जिसमें बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि अगर भले ही यहां पर ओरिजिनल ग्राउंड सर्वाइव ना करे, लेकिन फ्रेश ग्राउंड के आधार पर इसी नोटिस के बेसिस पर रीअसेसमेंट किया जा सकता है। इसकी इफेक्टिवनेस कहां से मिलती है? जो सर्कुलर 5/2010 और एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 को आप साथ में पढ़ते हो तो ऐसा आपको पता चलेगा। तो अब यहाँ पर पूरी कहानी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। हमने केस का कैसे नाम याद रखा कि हथकरघी मूवी आपने देखी होगी जिसमें गोविंदा हीरो था, उसका नाम राजू था। उसमें फेमस सॉन्ग था ओए राजू प्यार न करियो, और ये इस वक्त रोते रहता है गाना गाते वक्त में। अब जब रोते रहता है तो अपनी नैनो से रोते रहता है, ठीक है, अपनी आंखों से रोते रहता है ऑब्वियसली। तो क्यों रोता है? क्योंकि रानी मुखर्जी ने उसको परेशान किया था, इसकी वजह से नहीं। रोते रहता है क्योंकि उससे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि असेसिंग ऑफिसर क्या रीअसेसमेंट कर सकता है फ्रेश ग्राउंड पर? अगर 148 में जो नोटिस का ग्राउंड बताया गया है वो ग्राउंड जो होता है वो सरवाइव नहीं कर रहा है तो यहां पर मामला कर्नाटका हाईकोर्ट तक पहुंच गया। मामला जब कर्नाटका हाईकोर्ट तक पहुंच गया तो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा कि ये बात सही है कि अगर फाउंडेशन ना हो
तो स्ट्रक्चर ठीक से टिक नहीं सकता है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 जो कि फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2009 से यहां पर आया था, एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट किया गया था, और उसके साथ साथ में बोर्ड सर्कुलर 5/2010 का हम लोग साथ में अगर स्टडी करते हैं तो इस दोनों प्रोविजंस का हवाला देते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 147 के दौरान असेसिंग ऑफिसर को कोई नई बात का पता चलता है, यानी कि किसी फ्रेश ग्राउंड का पता चलता है, ठीक है, कि इनकम स्केप होने की संभावना है, यानी कि इंडिकेशन मिलता है कि स्केपिंग इनकम हो सकता है, तो इस सिचुएशन में 148 का वही वाला नोटिस जो रिकॉर्डेड इन राइटिंग जो है, जो रीजन रिकॉर्डेड था वहां पर, वो सरवाइव नहीं करता है। उसके बावजूद भी इसी को आधार बनाकर 147 का प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखा जा सकता है और रीअसेसमेंट किया जा सकता है फ्रेश ग्राउंड के बेसिस पर भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जस्ट आप इसको रीड कर लो। अब हम लोग एक बात देखते हैं आगे चल के। यहाँ पर ये मोटू है और ये पतलू है। मोटू पतलू दोनों टकलू है, ठीक है, और इन दोनों की इच्छा है कि कहीं से हमें कैप मिल जाता, कहीं से हमें टोपी मिल जाता। एक बार मोटू ने सवाल पूछा पतलू से कि तुझे क्या कृष्ण भगवान की कथा पता है, क्या तुझे कृष्णा की कथा पता है? तो उसने बोला हाँ मुझे भागवत कथा पता है। तो बता कृष्णा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसने बताया कि मथुरा में हुआ था। मथुरा कहाँ पे है? तो यूपी में है। और मथुरा अगर यूपी में है तो फिर मतलब उत्तर प्रदेश में एक और सिटी का नाम बताओ। तो इसने बोला इलाहाबाद। तो उसने बोला इलाहाबाद क्यों फेमस है? तो यहाँ पर इसने जवाब दिया कि इलाहाबाद इसलिए फेमस है क्योंकि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां आपस में मिलती हैं। संगम प्लेस का नाम है, ठीक है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। इलाहाबाद को कृष्ण भगवान के जमाने में प्रयागराज के नाम से पुकारा जाता था, प्रयागराज के नाम से पुकारा जाता था। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मोटू पतलू की कहानी से और मोटू पतलू की टोपी पहनने की जो इच्छा थी उसके आधार पे हम लोग यहाँ पर भागवत कथा क्यों सुन रहे हैं? तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कृष्णा नाम के असेसिंग ऑफिसर का। ठीक है, कृष्णा नाम के असेसिंग ऑफिसर का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन यहाँ पर, इससे पहले हम लोग पूरी कहानी ध्यान से सुनते हैं। ये कृष्णा नाम का जो असेसिंग ऑफिसर था वो ब्राइब लेता था, और ब्राइब में वो क्या लेता था? पैसे वैसे नहीं लेता था, वो कैप लेता था। तो ये मोटू पतलू इसीलिए यूपी की याद कर रहे थे कि हमें कैप लेना है पर पैसे तो है नहीं, तो क्यों ना कृष्णा से मांगा जाए, कृष्णा असेसिंग ऑफिसर से लिया जाए। तो वो ब्राइब में कैप लेता था और अपनी वाइफ से छुपा के, अपनी बीवी से छुपा के उसको एक बॉक्स में जमा करता था। एक दिन उसकी बीवी ने देख लिया कि ये कहीं से इतने सारे कैप ला के इसको छुपाते रहते हैं, आखिर क्या, आखिर मामला क्या है, आखिर मांजरा क्या है? तो ये 2015 का केस है। तो उसकी बीवी ने पूछा अपने हस्बैंड से, यानी कि कृष्णा असेसिंग ऑफिसर से पूछा उसकी वाइफ ने कि आप स्मार्टफोन के जमाने में क्यों ये टोपी वोपी के चक्कर में पड़े हो? अगर आपको पैसे नहीं लेना है तो मत लो, बदले में आप फोन ले लिया करो, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ले लिया करो। तो यहाँ पर उसको कृष्णा ने अपनी वाइफ को जवाब दिया कि 2008 तक जब मैं बॉम्बे में काम करता था, याद रहे 2008 में काम करता था ये बॉम्बे में, 2008 तक जब मैं बॉम्बे में काम करता था, ठीक है, उस वक्त क्या था? उस वक्त मैं मोबाइल फोन लिया करता था, उस वक्त मैं मोबाइल फोन लिया करता था, लेकिन फिर मोबाइल फोन लेते लेते मैं ऊब गया, इसीलिए मैं अपने बचपन के शौक को पूरा कर रहा हूं, टोपी पहनने के शौक को। तो ये मोबाइल फोन का केस यहां पर आपको याद रखना है, सेलुलर लिमिटेड। तो ये सेलुलर लिमिटेड का जो केस है ये 2008 का मामला है, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने याद किया कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड और सेलुलर लिमिटेड 2008 के बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला हम लोगों ने याद किया। अब हम लोग यहाँ पर केस के बारे में देखते हैं, केस में क्या था। यहाँ पर केस में सवाल क्या उठता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी के दौरान किसी भी मैटर को मेंशन नहीं करता है, मतलब कमिश्नर के ओपिनियन में कुछ मैटर ऐसे हैं जिसको असेसिंग ऑफिसर मेंशन नहीं करता है या फिर डिस्कस नहीं करता है और इंक्वायरी को कंक्लूड कर देता है, तो क्या इस ग्राउंड पर, क्योंकि इनके विचारधारा के हिसाब से, कमिश्नर भाई साहब के विचार के हिसाब से असेसिंग ऑफिसर को उन सभी ग्राउंड्स को मेंशन करना था और उन सभी ग्राउंड को डिस्कशन करना था अपने कंक्लूजन लेने से पहले, तो क्या इस ग्राउंड पर 263 का रिवीजन का अपना पावर इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि रिवीजन कर सकता है कमिश्नर इसी ग्राउंड पर, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने ना मेंशन किया या फिर डिस्कशन नहीं किया।
जो ग्राउंड कमिश्नर के हिसाब से लगता है कि ये सारे ग्राउंड्स होने चाहिए थे। तो ये कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद का जजमेंट और उसके बाद सेलुलर लिमिटेड, ये दो जजमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक बार मैं आपको पूरी कहानी फिर से दिखाता हूँ और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन करेंगे। मैंने आपको याद करवाने के लिए कहा कि कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो यूपी में हुआ था, यानी कि यूपी में मथुरा है, इलाहाबाद भी यूपी में है। इलाहाबाद ऐसी जगह है जहां पर संगम है, ठीक है, इलाहाबाद संगम है। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये कृष्णा नाम आपको कृष्ण भगवान की कहानी से याद आया और उसके बाद ये कृष्णा असेसिंग ऑफिसर का नाम था आज के जमाने में, ठीक है। ये असेसिंग ऑफिसर क्या करता था, ये इलाहाबाद में रहता था। इसकी शादी अब हो चुकी थी, 2015 में इसकी शादी हो चुकी थी, ठीक है। और ये ब्राइब में पैसे नहीं लेता था, वो टोपी लेता था और टोपी यानी कि कैप लेता था और कैप घर में छुपा कर रखता था, ठीक है। तो एक दिन उसकी वाइफ ने पूछा कि ये कैप आप बॉक्स में क्यों छुपा कर रखते हो, तो उसने बोला कि मैं ब्राइब नहीं लेता, मैं बदले में अपने जो पकड़े जाते हैं जो चोर लोग होते हैं, टैक्स चोर लोग, तो उनसे मैं बदले में कैप ले लेता हूं। तो उसने बोला कि कैप क्यों लेते हो, फोन के जमाने में तो फोन लिया करो ना। तो उसने बोला कि 2008 तक मैं बॉम्बे में जब काम किया करता था तो काफी फोन लिया करता था, लेकिन बाद में मैं बोर हो गया कि फोन के चक्कर में कोई फायदा नहीं है। तो सेलुलर लिमिटेड 2008 का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड 2015 और इलाहाबाद की कहानी और सेलुलर लिमिटेड बॉम्बे हाईकोर्ट का 2008 की कहानी देखी, ठीक है। अब पूरी कहानी देखने के बाद हम लोगों का यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि कमिश्नर क्या, मतलब कमिश्नर के ओपिनियन में अगर कुछ बातों को इंक्वायरी के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने मेंशन नहीं किया है या फिर डिस्कस नहीं किया है तो क्या, मतलब तो क्या 263 में इस ग्राउंड को आधार बनाकर रिवीजन कर सकता है कमिश्नर अपने पावर का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब ये सवाल अचानक से यहां पर क्यों उठा, 2015 में वापस से क्यों उठा, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट आया। फाइनेंस एक्ट 2015 में एक एक्सप्लेनेशन 2 इंसर्ट किया गया, एक्सप्लेनेशन 2 इंसर्ट किया गया टू सेक्शन 263, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 इंसर्ट किया गया सेक्शन 263 सब सेक्शन 1 में। यहां पर रिवीजन करने के लिए बोला जाता है कमिश्नर को, रिवीजन करने का पावर दिया गया है, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 2015 में एक्सप्लेनेशन 2 डाला गया, ठीक है, सेक्शन 263 सब सेक्शन 1 में, जहां पर बोला गया कि अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर के ओपिनियन में, किसके ओपिनियन में, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर के ओपिनियन में अगर ऐसा लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने ठीक से इंक्वायरी या फिर वेरिफिकेशन नहीं किया है, मतलब इसको शक लगता है ब्राइब लिया है या फिर कुछ तो मामला है जिसकी वजह से ठीक से इंक्वायरी या वेरिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर नहीं किया है और डायरेक्टली ऑर्डर पास कर दिया है, तो उस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक रेवेन्यू के लिए प्रेजुडिशियल है, मतलब रेवेन्यू के लिए हित में नहीं है, उसी एक्सटेंट तक मात्र उस चीज को, मतलब जो भी कंक्लूजन लिया है, जो भी डिसीजन लिया है, जो भी ऑर्डर पास किया है असेसिंग ऑफिसर ने, उसको इरोनस माना जाएगा, उसको इरोनियस माना जाएगा, ठीक है। किसने ऑर्डर किया था, असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है। तो उसको इरोनियस माना जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक रेवेन्यू के लिए प्रेजुडिशियल है। अब बस यही मामला जो आ गया, इसको पावर अपना याद आ गया कमिश्नर को और अब उसको ठीक नहीं लगा कि असेसिंग ऑफिसर ने कुछ मामलों को मेंशन नहीं किया है, कुछ मामलों को डिस्कशन नहीं किया है और वो फटाक से जाके 263 के हिसाब से अपना इन्वोक कर देता है रिविजनरी जुरिडिक्शन। तो यहां पर कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड में ये सवाल उठा कि असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी करते वक्त अगर कुछ मैटर को मेंशन नहीं किया है या फिर कुछ मैटर को डिस्कस नहीं किया है तो क्या कमिश्नर इस बात को जस्टिफाइड रीजन मानकर 263 का रिवीजन कर सकता है। तो आपको यहां पर प्लीज याद रखना है आपका अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 263(1), इसका आपको रेफरेंस लेना है। तो फिर यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेलुलर लिमिटेड 2008 का मामला उसको ऑब्जर्व किया। उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको नॉन डिस्कशन किया है या फिर नॉन मेंशन किया है, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किया है अपने इंक्वायरी के दौरान, तो इस ग्राउंड पर असेसिंग ऑफिसर को यह नहीं कहा जा सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है। हो सकता है असेसिंग ऑफिसर को वो सारे सवालात जो होते हैं वो सही नहीं लगे होंगे पूछना, जो भी जानकारी इनको रिलेवेंट लगी होगी इन्होंने पूछ लिया होगा इनके हिसाब से और उसी हिसाब से उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया होगा, ठीक है। और साथ में यहां पर कृष्णा जो कैब बॉक्स इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा, कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में यहां पर देखा कि ट्राइब्यूनल का रिपोर्ट देखा, क्योंकि यह मामला पहले ट्राइब्यूनल
ट्राइब्यूनल तक गया था, तो ट्राइब्यूनल के रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी जरूरी इंक्वायरी पूछनी चाहिए थी और जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट जो है वो लेना चाहिए था, वो सारे के सारे पेपर बुक में ऑलरेडी मेंशन करके रखे थे असेसिंग ऑफिसर ने। मतलब असेसिंग ऑफिसर ने पूरी तरह से अपना माइंड अप्लाई किया था, जो भी उनको रिलेवेंट लगा था, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मंगवाना था, सब कुछ देखने के बाद ही यहाँ पर डिसीजन लिया था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब सारे जरूरी इंक्वायरी पूछे गए थे, सारे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट को असेसिंग ऑफिसर ने देखा था, तो बाकी बचे कुछ ग्राउंड जो कि असेसिंग कमिश्नर को लगता है, कमिश्नर को फील होता है कि ये भी उठाना चाहिए था, तो ये प्रॉपर रीजन नहीं हो सकता है 263 रिवीजन को वापस से इनिशिएट करने का। अब हम लोग अगला केस देखते हैं फोर्टालेजा डेवलपर्स। फोर्टालेजा डेवलपर की हम लोग कहानी देखते हैं। ये बॉम्बे का मामला है, यानी कि ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। बॉम्बे के लोग दिमाग के बहुत गर्म होते हैं। मतलब फोर्टालेजा तो डेवलपर लोग अगर कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें करते हैं तो उसको बोलते हैं कि अगर तेरे को इतना ही है तो अपना फोड़ता ले जा, मतलब अपने सामान को फोड़ता ले जा, अपने घर को तोड़ता ले जा। ठीक है, तो ऐसा फोर्टालेजा इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? फोर्टालेजा। ठीक है, तो फोड़ कर ले जा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे यहाँ पर। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है। मतलब क्या कि यहाँ पर हम लोगों का सवाल क्या उठता है उसको पहले हम लोग जानते हैं। यहाँ पर कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास कर चुका था, जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी होता है उसने ऑर्डर पास कर दिया था और ट्राइब्यूनल के सामने में मामला पेंडिंग था। ठीक है, अब ये ट्राइब्यूनल के सामने मामला पेंडिंग था। ये मामला किस चीज के रिस्पेक्ट में था? तो ये 80 IB के रिस्पेक्ट में था। 80 IB का सब सेक्शन 10 के रिस्पेक्ट में ये मामला था। यहां पर कमिश्नर अपील ने इस मामले पे अपना ऑर्डर पास कर दिया था और अकॉर्डिंगली ये आगे मामला चला गया था और ट्राइब्यूनल के सामने में ये केस पेंडिंग था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई कंक्लूजन अगर कमिश्नर अपील ने पास कर दिया है और वो ट्राइब्यूनल के सामने में पेंडिंग है, तो उसके बावजूद भी क्या 263 का पावर इस्तेमाल करके अपना रिवीजन ऑर्डर जो है वो कमिश्नर पास कर सकता है, वो भी 80 IB के सब सेक्शन 10 के मामले में? तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका फोर्टालेजा डेवलपर्स था वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एसएससी एक AOP है। एसओसी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर दो कंपनी थी। एक कंपनी थी रवि की। ठीक है, ये कंपनी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ कहानी के लिए बता रहा हूँ। तो एक कंपनी थी रवि की और दूसरी कंपनी थी सना की। ठीक है, तो इन दोनों को मिलकर जो AOP बनाना चाहिए था उसका नाम रसना रखना चाहिए था, क्योंकि ये रवि होगी, ये रवि है और ये सना है। ठीक है, तो रसना ना रख के इन लोगों ने फोर्टालेजा डेवलपर करके नाम रखा था। जहां पर इन लोगों ने क्या किया था, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसीलिए बनाया था क्योंकि सारे बिल्डर्स वगैरह सब, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सब हैं, वो सब एक साथ जो है मिलजुल कर काम कर सके। अब ये रवि और सना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। अब रवि और सना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। रवि और सना के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट था? तो रवि ने पहले बोला था कि सना कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हमारा होगा उसमें डायरेक्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें 35% जो है वो यहां पर सना को दे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये 80 IB का केस है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वगैरह सब का मामला है, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड केस ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर 35% जो है डायरेक्ट ग्रॉस में से सना को दे दिया जाएगा। बाकी 65% रवि रखेगा और इस 65% में जो भी एक्सपेंस करना है, वो जितना एक्सपेंस करना है उसके बाद जो इसको नेट प्रॉफिट बचने वाला है वो बचेगा। मतलब ये इनका आपसी कॉन्ट्रैक्ट था। आपसी कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ग्रॉस बेसिस पर ही जो भी पैसा आएगा डायरेक्टली 35% जो है बिना किसी एक्सपेंडिचर को, बिना कोई खर्चा किए हुए सना के हाथ में चला जाएगा और रवि बाकी 65% रखेगा। इसको ज्यादा इसलिए मिल रहा था क्योंकि इसी 65% में वो जितना खर्चा कर सके, जितना पैसा बचा सके, ये इनके आपस का मामला था, ये इनके आपस का कॉन्ट्रैक्ट था। ये मामला गया असेसिंग ऑफिसर के पास। अब ये जब मामला गया असेसिंग ऑफिसर के पास तो रवि ने क्या किया था, मतलब ये कंपनी ने, ये फोर्टालेजा डेवलपर ने क्या किया था, ये जाहिर सी बात है कि 65% प्लस 35% ये अपने 100% प्रॉफिट पे इन लोगों ने 80 IB सब सेक्शन 10 का बेनिफिट लेना चाहा। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर भड़क गया और उसने बोला कि ये सना के प्रॉफिट पे, ये जो सना को आपने पहले ही दे दिया है, इस पर आपको कोई यहाँ पर 80 IB का
10 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, 80IB के सबसेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस 65% में आपके जो भी खर्चे लगे हैं वो खर्चे माइनस करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे हम आपको बेनिफिट देंगे, ना कि इस 100% माइनस एक्सपेंडिचर में से। तो ये सवाल जो है ये आगे बढ़ा और बॉम्बे हाईकोर्ट तक मामला चला गया, कमिश्नर अपील तक मामला चला गया। अब कमिश्नर अपील ने इस पर अपना जजमेंट भी सुना दिया और जजमेंट इन्होंने कमिश्नर अपील ने यहां पर इसके फेवर में दिया, ठीक है, फर्टिलाइजर डेवलपर के फेवर में दिया और बोला कि 100% खर्चा है उसमें से जो भी खर्च एक्सपेंडिचर लगा है डेवलप करने में प्रॉपर्टी को उसको माइनस करे और उसके बाद जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है उस पर आप 80IB सब सेक्शन 10 का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये मामला फिर आगे चला गया, ट्राइब्यूनल के सामने में पेंडिंग था। तो फिर इस वक्त कमिश्नर को गुस्सा आ गया और उसने अपना 263 का पावर इस्तेमाल किया और रिवीजन फाइल कर दिया, बोला कि हम यहां पर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने फिर से केस को एक बार मैं बता देता हूं आपको। रवि और सना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, रवि और सना दोनों कंपनी है, कंपनी का नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, दोनों कंपनी है और दोनों ने मिलकर फर्टिलाइजर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड करके बनाया, ठीक है। तो फर्टिलाइजर डेवलपर क्या था, वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन था। रवि और सना के बीच में आपसे इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट था कि यूनिट को डेवलप करने के बाद जो भी कुछ भी हम लोग बेचेंगे उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसको 35% सना को दे दिया जाएगा और 65% जो है उसमें सारा एक्सपेंडिचर डिडक्ट करके रवि उसको रख लेगा। प्रॉब्लम तब आई जब 80IB सबसेक्शन 10 के अनुसार डेवलपर एसएससी ने क्या किया, डिडक्शन क्लेम किया, ठीक है। तो कमिश्नर ने क्या किया, कमिश्नर ने यहां पर बोला कि 80IB का सबसेक्शन 10 जो होता है उसमें डिडक्शन के लिए कंक्लूड किया कि ग्रॉस रिसीट पर जो सना को 35% आपने दिया है उस पर 80IB का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, केवल 65% में से आप अपना जो भी खर्चा लगता है उसको माइनस करो, जो भी खर्चा लगा, और जो प्रॉफिट आता है उस पर अपना डिडक्शन क्लेम करो, ठीक है। तो कमिश्नर को यह बात अच्छा नहीं लगा, मामला चल ही रहा था, ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग ही था, तभी कमिश्नर ने अपना रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया। तो जब रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो गुहार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के पास पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्राइब्यूनल ने क्या कहा था उस वक्त। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा कि ट्राइब्यूनल ने कहा था कि 80IB का जो मैटर होता है, ठीक है, मतलब 80IB का जो मैटर है यहां पर उसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले तो कमिश्नर के पास यहां पर 80IB के मैटर में रिवीजन करने का मतलब पावर ही नहीं है, ठीक है, रिवीजन करने का पावर ही नहीं है 80IB का, क्योंकि 80IB का जो मैटर होता है वो डायरेक्ट जो होता है अपील में जाने का मुद्दा है। पहली बात तो ये हो गई कि डायरेक्ट ये मैटर अपील में जाने का मुद्दा होता है। इस बात को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो ट्राइब्यूनल ने कहा है कि 80IB का जो मैटर होता है वो डायरेक्ट अपील में जाने का मुद्दा है, इसीलिए कमिश्नर इसको डील नहीं कर सकता है। और फिर ट्राइब्यूनल ने कहा था कि 80IB का जो डिडक्शन होता है वो प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन के इनकम अर्न पे मिलता है। जो भी आपका प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन है उसमें जो भी इनकम कमाया गया है उस इनकम पर 80IB सब सेक्शन 10 के हिसाब से रिडक्शन मिलता है। अब इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो उससे हमें क्या लेना देना, इसमें आपका प्रोजेक्ट का इनकम कितना होता है और आपका खर्चा कितना लगा, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उस हिसाब से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मामले को फर्टिलाइजर डेवलपर के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहमति देते हुए कहा कि ट्राइब्यूनल का कहना सही है और यहां पर कमिश्नर अपने 263 के पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो 80IB का मामला डायरेक्ट अपील में जाना चाहिए और दूसरी बात यह है कि यहां पर इनकम जो है वो मतलब इनकम इन क्वेश्चन को कंसिडर करना है 80IB सबसेक्शन 10 को कंसीडर करते वक्त में, ठीक है। बाकी इनका इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, कितना भी करके ये अपना किस तरह से, किस मोड में, किस मैनर में, किस तरीके से इन सबसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैन द कमिश्नर इन्वोक रिविजनरी जुडिक्शन अंडर सेक्शन 263 व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिवीजन